आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जिन्हें हम ताई के नाम से भी जानते हैं। ताई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या ताई ने राजनीति से संन्यास ले लिया है? ये इंदौर की जनता जानना चाहती है। देखो, राजनीति के संन्यास की आपकी क्या कल्पना है मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया है क्योंकि अब नहीं लड़ना है, तो ठीक है। दूसरी बात, यूं ही हर चीज़ में दखल देना भी बंद कर दिया है। मगर इसका मतलब ये नहीं मैं पेपर नहीं पढ़ती, मैं जो भी न्यूज़ आती है उससे अगर डिस्टर्ब होना हो तो डिस्टर्ब नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। आनंदित भी होती हूँ, ये सब कुछ है। लेकिन हाँ, सक्रियता से पार्टी कार्यालय रोज़ जाना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से रोज़ बातचीत करना, ये पहले जैसे होता था वो थोड़ा कम हो गया। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया। तो बाकी मैं ज़्यादा बोलती, हाँ, मेरे घर में कोई आता है कुछ सलाह के लिए आता है, कुछ अपना दुखड़ा सुनाने आता है, सब प्रकार से आता है, मिलने आते हैं, उनसे बातचीत करती हूँ। तो राजनीति का संन्यास है नहीं, चुनाव लड़ने से संन्यास। मगर राजनीति में मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा तो नहीं है, देखती हूँ। अगर लगा, एक बात और भी बताती हूँ जी। अगर ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना कुछ गलत बात कर रहा है, जो शब्द यूज नहीं करना, मतलब मेरे स्वभाव के अनुसार, तो उनको धीरे से फ़ोन करके बोलती भी हूँ कि बेटा ऐसा मत बोला कर रहे, भाषा अच्छी कर। अब इसको आप दखल बोलो क्या बोलो मुझे नहीं मालूम। ताई, इंदौर की जनता का ये मानना है कि ताई जब राजनीति में सक्रिय थी तो इंदौर की राजनीति में एक संतुलन था। वो संतुलन नहीं, तुम लोगों ने ये ताई भाई नाटक बनाया था और उसको संतुलन बोलते थे। संतुलन किससे करना होता है? काम, अपना काम अच्छा करो। बात तो ये थी। मेरी राजनीति ऐसी रही। मैं राजनीति में क्यों आई आपको मालूम है? अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आई। और दूसरी बात ये, इस समाज का, इस राष्ट्र का कुछ भला करना है, इसलिए आई। अब ये दो बातें हैं तो वो उसके अनुसार ही करना पड़ेगा। तो काम तो मैं वो करती थी, अब उसमें मुझे लगे कि ये ठीक है नहीं है तो बोलती थी। उसमें संतुलन नहीं, मैं अपने तय किए हुए मार्ग पर चल रही थी। ताई, इन दिनों इंदौर में हाँ, ताई को आज भी याद करते हैं। आज भी लगता है कि ताई की बहुत ज़रूरत है। इंदौर की राजनीति में कुछ भी होता है तो ताई याद आ जाती है कि काश ताई होती तो ज़रूर बोलती। अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये दुर्दैव मानूंगी मेरा अपना। इसका मतलब मैं कुछ निर्माण ही नहीं कर सकी। मैंने अपना काम अच्छा किया मगर मैं 10 अच्छे लोग निर्माण नहीं कर सकी। इतनी जिंदगी मैंने राजनीति में बिताई और जिस तरीके से मैं मानती हूँ, मैंने लगन से काम किया, कार्यकर्ताओं को अच्छी बातें सिखाई, कार्यकर्ताओं को अच्छे काम के लिए साथ में रखा। लेकिन अगर मेरा कार्यकर्ता अच्छे कार्य में सक्षम नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं मेरी कमी मानती हूँ मैं। क्यों ज़रूरत महसूस होना चाहिए? क्यों नहीं वो अपने तय अच्छा भला समझेंगे? क्यों नहीं वो अपने तय अच्छी राजनीति कर सकते हैं? अगर कुछ मैंने काम किया और मेरे साथ में किसी, और ऐसे लोग हैं, कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, याद कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छे कामों को ये लोग याद रखे, वो तो करते ही है, इसीलिए कि हम अच्छे काम को करते हैं। हम अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं कि लोग मैंने जो अच्छा किया है लोग याद रखें। अगर अच्छा है तो मतलब मैंने कुछ अच्छा किया, बस बात खत्म। ताई, इंदौर में दूसरी पंक्ति के नेता आज भी नहीं दिखते हैं, वही पुराने नेता चले आ रहे हैं। इंदौर में काफ़ी अच्छे नेता बन सकते थे, काफ़ी युवा को मौका पार्टी दे सकती थी,
पर आज भी आप देखिए वही पुराने विधायक, वही पुराने मंत्री, सब पुराने लोग ही हैं। नहीं हो जाएगा। जैसे देखो, मैं पार्लियामेंट मेंबर थी, 8 बार पार्लियामेंट मेंबर बने, लोगों को लगने लगा अब ताई के सिवा कोई अच्छा मेंबर हो ही नहीं सकता। तो नहीं ऐसा। शंकर ललवानी मेरी सेकंड पीढ़ी ही है, और शंकर ललवानी जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर है, अच्छा काम कर रहे हैं। अब नेता क्या होता है कि नेता बहुत हजारों में एक ही होता है, जो डैश बोलते हो आप, जो एक कल्पना होती है ना, डैश है जिसमें, जैसे हम बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान नेता है, अच्छा बोलता है तो हजारों लोगों पर प्रभाव डालता है, मास बोलता लीडर, है। मास लीडर। मगर अब मोहन सिंह यादव है, काम उतना ही अच्छा कर रहे हैं, डैश से काम कर रहे हैं। हो सकता है शिवराज, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि शिवराज जैसा भाषण नहीं कर सकते, मगर काम कर रहे हैं। तो देखो, हर एक की अलग अलग पद्धति होती है। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे सांसद है, काम कर रहे हैं अच्छा। कई ऐसे पार्षद है, ये तो सेकंड पीढ़ी हो गई ना, तो कई ऐसे पार्षद हैं जो अच्छे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बात केवल कभी कभी होती है कि माफ़ करना, तुम मीडिया वालों को भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि मीडिया को अच्छा दिखे भी तो भी वो दर्शाने की हिम्मत होना चाहिए। हम क्या करते, कहीं गड़बड़ है, ये इतना बड़ा छाप दिया, कोई गड़बड़ नेता है उसके बाद ये इतनी बड़ी दिखा दी। मुझे आनंद आता है तुम लोगों को, क्यों नहीं, कुछ अच्छा काम कर रहा है, ऐसा जो कार्य करता है उसको अगर इंगित करना शुरू करे तो वो नेता बन जाएगा। मैं कोई नेता थी क्या? मैं आपसे पूछ लेती, मैं कोई नेता थी क्या? पर ताई, मैं एक बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता थी। मैं सामाजिक काम करते करते आगे आ गई। ताई, इस समय किसी नेता से आप पूछ लीजिए कि क्या आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप राजनीति क्यों कर रहे हो, आज की पीढ़ी सब सवाल करके देख लीजिए। ये ताई, आपका ज़माना और था। आज के जिस भी नेता को उठा लीजिए, उसको ये पूछ लीजिए कि क्या आप सामाजिक कार्य करने आए हैं, आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, तो वो नहीं बोल पाता। नहीं तो मत, ये एक बात बीरू, आपने बहुत प्रश्न अच्छे उठाए। मेरे लिए भी ये प्रश्न पूछे जाते थे कि आप तो सामाजिक काम से राजनीति में आई, जैसे वो अपघात भी समझो या जो भी कुछ, मैं इमरजेंसी के समय आई, आवश्यकता थी इसलिए आई। आज भी कई ऐसे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, भाई आवश्यकता है इसलिए टिकट दिया गया, आ गए हैं, काम कर रहे हैं। राजनीति में काम करना है, नहीं केवल चुनाव नहीं लड़ना, पर बात हो गई, मगर कर रहे। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं राजनीति करूँ ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आखिर राजनीति क्या है? राजनीति भी समाज का भला, मेरे देश का भला, मेरे राष्ट्र का भला, मेरी प्रजा का भला, मेरे प्रदेश का भला। और जो भी नीति सरकार अपनाती है, जो भी योजना सरकार बनाती है, वो ठीक है नहीं है वो देखना, और वो काम नीचे तक पहुंचाना, मैं इसको राजनीति मानती हूँ। और ये काम सामाजिक कार्यकर्ता भी कर ही सकता है। तो राजनीति कोई जीवन से अलग है क्या? राजनीति अपने जीवन से अलग नहीं है। तुम अच्छे समझो, उसके अनुसार वोटिंग करो। वोट को आप क्या मानते हो? क्या राजनीतिक समझ नहीं हो और वोट करो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप क्यों जाते हो घर घर, आप क्यों सभाएं करते हो? कि भाई समझो क्या है, क्या चल रहा है, और करो। तो समझना भी एक प्रकार की राजनीति होती है। दूसरी बात जो आपने कही कि एम्बिशन नहीं है, एम्बिशन अच्छा करने की होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। पद की एम्बिशन रखना राजनीति नहीं मानती। इसके लिए मैंने भी कई बार, कई बड़े लोग, मैं अब नाम नहीं लेती, जो मेरे बड़े थे, उन्होंने मुझे कई बार डांट के बोला है। मैं जब बोलती थी मेरे कोई एम्बिशन, मेरे को अच्छा काम करना है, मुझे करने दो अच्छा काम, तब मुझे प्रेम से डांटा उन्होंने है। ऐसे जो मेरे समय के बड़े, क्या है बोले, अगर कोई एम्बिशन नहीं, आई क्यों राजनीति में? मैंने कहा मैं काम करने आई, मैं समाज का भला करने आई, जितना मेरे से बने अच्छे काम करने आई, ये उत्तर मैं देती थी।
मैंने कहा एम्बिशन करना है नहीं क्या केवल पद के लिए ही दौड़ लगाना? जैसे हम बोलते हैं दौड़ लगाओ, कदाचित मेरे सेहत के लिए मैं दौड़ लगाऊं, कदाचित आपको प्रोत्साहन देने के लिए मैं दौड़ लगाऊं, मैं पहला नंबर आने के लिए होना चाहिए। जो अच्छा दौड़ता है वो पहले नंबर के लिए भी दौड़े, लेकिन जीवन हमेशा रेस नहीं है। एक बात ये बहुत समझना पड़ेगी, जीवन यानी हमेशा रेस, या किसी से रेस का अर्थ वही होता है किसी से स्पर्धा नहीं है। कभी कभी जीवन अपने आप से भी स्पर्धा हो सकती है कि मुझे अच्छा करना है, ज़्यादा अच्छा करना है, मैं पहले इतना अच्छा करती थी और अच्छा कर। तो राजनीति में भी जब हम आते हैं, पद की लालसा नहीं रखना। आप एम्बिशन जिस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं वैसा उसका उपयोग निकलेगा। उस एम्बिशन में लालसा, महत्वाकांक्षा में लालसा आ गई, महत्वाकांक्षा में अहंकार आ गया कि वो महत्वाकांक्षा भी आपको डुबा देती है। बिल्कुल। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, मैं जो काम अच्छा कर रही हूँ और अच्छा करूँ, लोगों को पसंद आ जाए ऐसा करूँ, लोगों का भला हो जाए ऐसा करूँ। तो राजनीति में अब एम्बिशन होना कि नहीं होना, ये इसका झगड़ा तो मेरे जीवन में भी चला, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ मिला। अगर देखा जाए सब कुछ मिला कि जो मुझसे बोलते थे नेता दूसरे बड़े वरिष्ठ जी, उनसे ज़्यादा ही मिला कदाचित, इंदौर के उन नेताओं से तो मिला। जीवन में सब कुछ काम किया, मिलता गया, उसको मैंने एक्सेप्ट किया, मगर केवल एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसके अनुसार अपने आप को बनाने की कोशिश भी करी जो जिम्मेदार। ये सबको मैं राजनीति मानती हूँ, मेरे गणित बहुत अलग अलग है। ताई एक सवाल पूरे देश के लोगों का है कि पहले अटल आडवाणी की भाजपा थी, इन दिनों मोदी शाह की भाजपा है, इन दोनों में फर्क क्या लगा? आपने तो दोनों के साथ काम करा है, आपने अटल आडवाणी जी के साथ भी काम करा है, आपने मोदी शाह के साथ भी काम करा है। कोई फर्क नहीं है। फर्क इसलिए नहीं है, ये दोनों भी, सभी जो नेता काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तो पार्टी का जो उद्गम है, मैं उसको महत्वपूर्ण, जैसा अपन कहते हैं गंगा का उद्गम कैलाश से, कैलाश पर्वत से हो गया, वहाँ से जो भी उद्गम है, हम उसकी भी पूजा करते रहते। आज भी गंगोत्री को भूलता नहीं है कोई। हाँ, आगे जाके गंगा में अगर कुछ कचरा आया, कुछ आया तो उसको साफ करने की बात होती है। तो हमारी जो पार्टी है, उस पार्टी का बनना ये राष्ट्र के हित में बनी है कि आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है, समाज की आज आवश्यकता हो गई है कि ऐसी पार्टी होना चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति की बात करे, जो कुछ सामने ये लेकर के, मूल्य लेकर के, जिसको हम कहते हैं मूल्य आधारित राजनीति, मूल्यों को लेकर के चले। और इसलिए समझ करके उस पार्टी की स्थापना हुई। मैं जनसंघ की बात कर रही। और दीनदयाल जी जैसे किसी व्यक्ति को कहा गया जो राजनीति में कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे, मगर उनको कहा गया ये तुम्हें संभालना है, संभालो, करना है, बाकी लोगों को जोड़ते चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, वो किसी नेता ने नहीं बनाई, किसी नेता के नाम से नहीं जानी जाती, वो अपने मूल्यों को, अपने नीतिगत मूल्य, अपने नीतिगत काम, इसके कारण जानी जाती है। और इसलिए जो जो नेतृत्व होता है वो उस समय जो काम करता है, मगर वो भी नीति के अनुसार ही काम करता है। बात केवल इतनी होती है कि हर एक का अपना व्यक्तिमत्व भी कभी कभी प्रभाव डालता है, प्रभावशाली ज़्यादा हो तो डालता है ना। ऐसे जैसे बलराज मधोक, एक समय में बहुत प्रभाव था उनका जनसंघ में, उनकी बातों में दम होता था, मगर उसके बाद ऐसा नहीं कि बलराज मधोक के यहाँ समाप्त हो गई, जनसंघ खत्म हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि वो मूल्य आधारित नीतिमत्ता है, कुछ तत्व बने हैं, उन तत्वों को लेकर के, और एक संगठन है बड़ा। भारतीय जनता पार्टी ये संगठन है, संगठन आधारित।
तो इसलिए आपने जैसे कहा नेता बनते गए, आते गए, गाइड करते रहे, अपने अपने अनुसार जो तत्व थे उसको उन्होंने अलग अलग शब्दों में सामने रखा। बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम याद रखते हैं कि कश्मीर के लिए उन्होंने जो काम किया, तो उसको अटल जी भी उतना ही याद रखते थे। श्यामा प्रसाद जी का हमेशा नाम लेते थे और दुख मनाते थे कि मैं उनको छोड़ के वापस क्यों आया। ये हमेशा हमने तो साथ में काम किया, हमेशा उनके मन में बात रहती। दीनदयाल जी ने एक बात कही कि हम क्यों है राजनीति में, ते अंतिम व्यक्ति तक विकास हमें पहुंचाना है, अंतिम व्यक्ति तक हमें राष्ट्र को एक रखना है, राष्ट्र को बलशाली। अटल जी, अडवाणी जी ने इसी आधार पे काम किया, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार काम किया, और दोनों ने काम इस प्रकार से किया। हमने तो करीब से देखा भी है, कई बार भाषणों में उनके खुद के भी सुना है कि अटल जी अगर जननेता है तो अडवाणी जी एक कदम पीछे रहे। अडवाणी जी भी उतनी ताकत से काम करते थे। खुद अडवाणी जी ने कहा कि मैं जब शुरू में हम दोनों स्टेशन पे उतरते थे, लोग तो अटल जी के स्वागत के लिए दौड़ते थे, तो मैं बाजू के रास्ते से जाके गाड़ी में बैठ जाता था। ये उन्होंने सुनाई हुई बात है। काम हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो उस समय ये जो जोड़ी उन्होंने पार्टी को खूब आगे ले गए, यानी दीनदयाल जी के बाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद बाकी भी जो नेता जैसे जैसे आते गए, उनके इसमें इन्होंने पार्टी को, और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे, सुंदर सिंह भंडारी जैसे लोगों ने संगठन को मजबूत किया। देखो, पार्टी को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ये समझना है इसको क्या है ये। बताइए, एक बात बताइए, मेरी बात सुनो। तो इन्होंने, अटल जी अडवाणी जी की एक जोड़ी प्रकाश में आ गई है ना, काम करते गए अच्छे लोग एकदम से। वो कभी सुषमा स्वराज भी आ गई, कभी कई लोग। वैसे आज की तारीख में आपको लगता है मोदी जी और शाह पार्टी को चला रहे हैं, इन्हें क्या दम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी के मूल्यों को ही आगे बढ़ा रहे। वही अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात, मोदी जी शब्द अलग होंगे उनके, बात तो वही है ना कि हमें समाज के सब वर्गों के साथ विकास पहुंचाना है, हमें राष्ट्र को बलशाली बनाना है, इस राष्ट्र को सामर्थ्यशाली बनाना, यही तो बातें हैं। तो फर्क ज़्यादा कुछ नहीं। उस समय भी लगता था कि अरे अडवाणी जी ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को लगता जो साथ में काम, कभी कभी निर्णय कठोर लेना पड़ते हैं, अब वो लेना ही चाहिए, संगठन के लिए लेते हो तो लेना पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ये तो चलेगा। और मेरा कहते हूँ ये भी पार्टी का और इस देश का भी भाग्य है, समझो कि ऐसी जोड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बन रही है, जो तोल रही है अपने तय सबको। कितनी बड़ी बात है। ताई वो तो मोदी जी ही हैं जो ये कहने का साहस और दम रखते हैं कि भाजपा में परिवारवाद नहीं चलेगा। नहीं तो हम तो सालों से देख रहे हैं, कोई भी, जितने भी बड़े नेता हैं देश के, वो परिवारवाद से बाहर नहीं आए। एकमात्र नेता मैंने देखा है जो दम से कहता है कि परिवारवाद को दूर रखना चाहिए नेताओं को, ये नरेंद्र मोदी कह सकते हैं। ताई, इसका मतलब है कि या तो आप केवल कुछ ही लोगों को देखते भारतीय जनता पार्टी को आंकते हैं। मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है ये, है ना। अब नेता यानी जो चुनाव लड़ता ही वही नेता मानो, तो मैं आज के भी उदाहरण दे सकती हूँ। परिवारवाद ये भारतीय जनता पार्टी में कहीं रहा नहीं। हमारा परिवार एक अलग, हमारी पार्टी हमारा परिवार हमारा। मेरी बात सुनो, परिवार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना। एक बात सुनो, आपने अब बात करी तो मेरी बात पूरी सुनो, समझो, विस्तार से समझो उसको। आप कुछ उदाहरण देखते हो। अब मोदी जी कहते हैं परिवारवाद नहीं चलेगा, पहले भी कहते थे लोग, आप महत्व से मोदी की मौत छापते थे, मगर पहले भी भारतीय जनता पार्टी में ये है। हम देखो, अगर मैं छोटे से बड़े भी उदाहरण आपको दे दूँ, कई ऐसे नेता हो गए, मैंने अभी नाम लिया, तो दीनदयाल जी का परिवार तो कोई नहीं है राजनीति में।
बलराज मधोक जी का परिवार कोई नहीं है, ठाकरे जी का भी नहीं, सुंदर सिंह भंडारी जी का भी नहीं, कई इवन मदन लाल खुराना का नहीं, ताई का नहीं, अरुण जेटली का नहीं, कहाँ है? ताई का भी नहीं, ताई ताई का भी नहीं। हम तो कह रहे तो हैं परिवारवाद है ही नहीं, नहीं चलेगा, मतलब मान लिया है सबने। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि परिवार में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है पार्टी का तो उसको बिल्कुल बाजू में रखेंगे, पत्थर जैसा, क्या बोलते हैं, कंकर जैसा निकाल, ऐसा भी नहीं है। उसका मतिदार्थ जो हम बोलते हैं ना, गर्भितार्थ, हर चीज का समझना चाहिए कि कोई किसी का बेटा है या बेटी है इसलिए नहीं आगे बढ़ेगा। हाँ, उसमें वो बात है, अब साहब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश अभी बना ना दिल्ली में, मंत्री बना जी, तो बना, तो उसने उसके पहले कर्तृत्व दिखाया, पहले सांसद भी था, फिर वो यहाँ बना, विधायक बना, तो मंत्री बना, तो काम जो करता रहे तो आता गया। तो परिवारवाद का अर्थ ये है कि केवल आपका बेटा तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे ऐसा मत समझो, उसको अपना कर्तृत्व दिखाना पड़ेगा। और उसमें ये भी हो सकता है कोई कर्तृत्व दिखाए भी तो भी केवल तुम्हारा बेटा इसलिए टिकट नहीं मिलेगा, अगर उससे ज़्यादा कोई ठीक लगता है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। परिवारवाद का अर्थ समझो, वाद नहीं, किसी के परिवार का, ऐसे जो जग लोगों के चलते हैं ना कि इसकी पार्टी, फिर उसका बेटा वो पार्टी का प्रमुख, फिर उसका बेटा बेटी पार्टी को, ये नहीं हमारे में चलता। संगठन के आधार पर, कर्तृत्व के आधार पर, मूल्यों के आधार पर चलने वाली और राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो है, उसके अनुसार काम करेगी। ताई, अचानक से निर्णय हुआ मध्य प्रदेश में कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। एक बात तो मेरी आज समझ में नहीं आती, जब मैं अब राजनीति से कुछ शांति से आराम कर रही हूँ, दूसरे काम कर रही हूँ, तो आप मुझे इतने राजनीतिक प्रश्न, अब ये निर्णय क्यों हो रहे हैं, क्या? मैंने मेरा प्रश्न पूरा अच्छा, बोलो बोलो। कि अचानक से मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अच्छी बात है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी को बनाना भी चाहिए, पर मोहन यादव का कार्यकाल आप किस रूप में देखती हैं? क्योंकि आपने मोहन यादव जी को काफी नजदीक से देखा है, वो प्रदेश को कितना आगे ले जाएंगे, उनकी कार्यशैली कैसी है? वो ताई के पास भी आए थे, ताई से भी आशीर्वाद लेके गए। मेरा सवाल ये है, एक बात तो ऐसी है कि पार्टी ने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है, कुछ सोच के ही बनाया होगा, वो भी कार्यकर्ता है, इस बात को नकार नहीं सकते, सालों साल से कार्य कर रहे हैं, संगठन में काम कर चुके हैं, संगठन के और भी टेंडर में उसमें काम कर चुके हैं, विधायक भी रहे, है ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई बाहर से घर से उठा करके हमने किसी को लाया, ऐसा भी नहीं है। तो कार्यकर्ता है, उसको कुछ ना कुछ उसका कर्तृत्व देख के पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अभी तो बाले बाले 1 साल हुआ मेरे ख्याल से, या नहीं हुआ, 1 साल हुआ। हाँ, 1 साल। तो 1 साल में हम बहुत बड़ा आकलन तो नहीं कर सकते ना। देखो, करते करते काम, अच्छा काम तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश अगर कर रहे हैं तो हमें उनके पीछे खड़े रह करके उनकी ताकत बनाना पड़ेगी। अगर गलत करे तो बताना पड़ेगा, भैया ऐसा मत चल, ये गड्ढा है, ये दिखाने का काम हमारा है कि देखो सामने ये गड़बड़ है, तो इसमें पाँव मत डाल, इसमें अटक जाओगे, ये दिखाना अब वरिष्ठों का काम है, वरिष्ठ वो काम करेंगे, करते हैं। तो अभी एकदम से मैं आकलन करूं, मगर हाँ इतना दिख रहा है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम बच्चे को तैरने के लिए डालते हैं तो बच्चा हाथ पैर ये नहीं हिलाए तो हमें उसको निकाल के बाजू में रखना पड़ेगा कि नहीं बेटा नहीं, तेरी कोई इच्छा ही नहीं दिख रही, मगर वो हाथ पैर हिला रहा है, तैरने की कोशिश कर रहा है, तो उसका आगे बढ़ना हमारा काम है। बात यह है। ताई, एक आपसे बहुत प्रेम रखने वाला नेता और भी है मध्य प्रदेश का, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, जीतू पटवारी। कौन? जीतू पटवारी। जीतू पटवारी का काफी प्रेम है आपसे, वो आए दिन आपके पास आते हैं, वो शिकायत भी लेके आते हैं, आपसे बात करने भी आते हैं। क्या प्रेम है ताई जीतू पटवारी से? नहीं, देखो मैंने पहले से उस लड़के को देखा है, जब वो विधायक था
और मैं सांसद थी, वो विकास के काम के लिए मेरे पास आता था। उसकी कुछ करने की इच्छा है और वो जिसकी कुछ अच्छा करने की इच्छा हो मैं उसकी मदद करती हूँ। कोई बात करने आता है, प्रेम से सुनता है, तो उसको मुझे बताना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करती हूँ। क्योंकि ऐसा है, मैं हमेशा मानती हूँ मेरी ही पार्टी अच्छी रहे ऐसा नहीं, राजनीतिक मौसम, राजनीति का पावित्र्य रहे, ये भी मेरा काम है। क्योंकि आखिर ये मेरे देश की राजनीति है, मेरे समाज के लिए होने वाले ये काम है। तो जो जो अच्छा करेगा मैं उनसे बात करती हूँ। और इसलिए वो लड़का आता था पहले भी, कुछ काम अच्छे करना हो, वो एक वहाँ सेंटर पे हम कुछ करने वाले थे बिजलपुर में, वो सामने ही ट्रेनिंग का मुझे अब सब याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ उस समय मैं कुछ करना चाहती थी। वो स्कूल है और है जब, तो उसमें भी वो आता था, हाँ ताई कैसे करेंगे क्या, यानी उसने ये नहीं राजनीति करी कि नहीं आप बीजेपी के हो तो मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो वहाँ का विधायक है वो आता था, बोलता था, तो ऐसा जो भी करे तो अच्छा लगता है काम। अभी भी उसने आया, वो कचरा जलाने की बात जब आ गई, बात सही है, वो आया मुझसे चर्चा करने, तो मैंने तो जो सलाह उसको दी वो तो ओपन है कि बेटा तू राजनीतिक तरीके से केवल करेगा तो गड़बड़ हो जाती है, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बना, इसको तुम इंदौर के सामाजिक या इंदौर पर होने वाला असर, इसके लिए तू बोल रहा है तो ठीक रहेगा। अब कुछ मानता है, कुछ नहीं माने, कुछ नहीं माने, अच्छा सलाह देना मेरा काम, और जो को भी आएगा तो क्यों नहीं बात करूँ मैं उससे, करता है काम। जब जब और एक बात और सुनो, मेरा हमेशा मानना है कि केवल मेरी ही पार्टी में अच्छे लोग हैं ऐसा मान के मैं नहीं चल सकती, दूसरी पार्टियों में भी अच्छे, और उनको मैंने रिकॉग्नाइज किया है जीवन में। केवल जीतू की बात नहीं करती, कई ऐसे हैं। मैं लोकसभा सीट पे बैठती थी तब भी मैंने यही किया है कि दूसरी पार्टी में भी अच्छे बोलने वाले हैं, अगर उनमें कुछ लगती है गड़बड़ तो मैं मेरे कमरे में बुला करके उनसे बात करती थी, थोड़ा ऐसा कर, ये मत बोल, मेरा ये काम मानती हूँ मैं, क्योंकि ये राजनीति मेरे देश की है। जो भी यहाँ पर नीति नियम चलेंगे ये मेरे देश का भला करेंगे या मेरे देश पे असर करेंगे या मेरे समाज पर असर करेंगे। तो मेरी तो ये मान्यता है, मैं उसके अनुसार चलती हूँ। और मैं मानती हूँ जैसा मैं कल कहने लगूँ मेरे बेटे ही बहुत अच्छे, तो क्या हरीशपति चंदानी बुरा हो गया क्या? नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है मगर वो भी कुछ अच्छा है, तो उसकी भी पीठ पे मुझे हाथ रखना चाहिए। मेरा मातृत्व अगर मैं विशाल नहीं करूँ तो बाकी की जो स्त्रियां मेरे तरफ देख रही है, जिनको मैं कहती हूँ अपना मातृत्व विशाल करो और समाज के लिए कुछ करना सीखो, समझो, कैसे होगा? तो मुझे अगर समाज में प्रमुखता से आगे आके कुछ करना, मैं नेता शब्द नहीं कर रही हूँ, मगर ऐसा कुछ करना है कि 10 लोग मेरे तरफ देख रहे तो उसके भी में उसी अनुसार मेरा व्यवहार होना चाहिए। और ये मैं जो बोल रही हूँ इसलिए कि जो जो राजनीति में या समाज में काम करना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, उन्होंने ये बातें ध्यान में रखना चाहिए। ताई आप मीडिया से भी खफा रहती हैं क्यों? आखिर मीडिया ने क्या गलत करा है? आप कहती हैं क्या मीडिया सही नहीं दिखाता, मीडिया आवाज नहीं उठाता? क्योंकि इन दिनों ना मीडिया को सभी बदनाम कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष हैं वो कहते हैं कि आप सरकार से डरते हो इसलिए सच नहीं दिखा पाते हो, विपक्ष तो आरोप लगाता ही लगाता है। अगर विपक्ष की बात मीडिया करता है तो पक्ष वाले कहते हैं देखिए हमारी पार्टी के खिलाफ ही पत्रकार हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ ये मीडिया इंस्टीट्यूट है। एक बात बताऊं? जी बिल्कुल। आप जब मीडिया मीडिया बोलते हो, मुझे नहीं मालूम, ये मीडिया माध्यम है, ये माध्यम का उपयोग करना है। जैसे मैं अगर माध्यम हूँ, हो सकता है मैं कुछ ईश्वर के और इसके बीच में के माध्यम भी हो सकती हूँ, हो सकता है किसी विचार आगे बढ़ाने के लिए माध्यम में हो सकती हूँ। तो मुझे पहले अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। दूसरी बात ये मैं पत्रकारिता की बात करती हूँ। मैं नाराज़ होती हूँ
तो पत्रकारों पे होती हूँ। अब नाराज इसलिए नहीं होती कि तुमने क्या, बात ये है, आप अगर यहाँ से आगे जाओ तो गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा लगी है ना, बिल्कुल लगी, उसके आगे जाओ तो राजेंद्र जी की प्रतिमा लगी बिल्कुल लगी, लगी, बिल्कुल लगी, ये पत्रकार ही थे ना, ये तो है ना तुम्हारे सामने। बिल्कुल। लोगों ने क्यों माना उनको? मेरा नाराज होने का एक ही कारण कई बार रह चुका कि पत्रकार में एक बात ये चल पड़ी है कि मेरे हाथ में ये, मैं इसको नलकान बोलती हूँ, जो भी तुम क्या लाते हो ना, माइक, तो मैं किसी के भी सामने करके कुछ भी पूछूं। उस विषय का अभ्यास हम कितना करते हैं? मैं पत्रकारिता में जा रही हूँ तो मेरा भी कुछ अभ्यास होना चाहिए। उस विषय को कितना पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, कुछ किताबें अच्छी पढ़ता हूँ, मेरी अपनी भाषा कैसी है, पत्रकार को ये सब ध्यान में रखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ वो भाषा, किस तरीके से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, सामने से उत्तर भी ऐसा ही आ सकता है। मेरी भाषा ठीक है कि नहीं, उसके लिए कई अच्छे साहित्य में पढ़ रहा हूँ कि नहीं। कई बार इसलिए मैं नाराज होती हूँ कि मालूम ही नहीं है तुम्हें विषय क्या चल रहा है। अच्छा, कौन सा विषय? और आपको एक बात याद हो कि मैंने जो पत्रकारों का भोजन प्रारंभ किया था, देती थी भाई दूज का करके, उसमें मैं किताब भेंट करती थी कि थोड़ी आदत डालो। मेरे पास कोई प्रश्न पूछना है तो मैं बोलती बेटा समझ के प्रश्न कर, ठीक है, तुम्हें क्या उत्तर, आप लोग ऐसा प्रश्न कि तुम्हें हाँ या ना में बोलो, तुम क्या उत्तर चाहते हो वो मेरे मुंह से निकलवाने की कोशिश मत करो। हालांकि मुझे भी इतना होशियार होना चाहिए कि तुम कितना भी चाहो नहीं निकलेगा। अगर मैं समझदार हूँ तो दोनों को समझदार हो, मेरा कहना है दोनों को समझदार। तो कई बार इसलिए में होते। अब देखो एक बात बताती हूँ, मैं थोड़ी फटाक से बोलने वाली हूँ। ये बहुत पहले की पुरानी बात बताती हूँ, दोहरा गई थी अभी इसलिए मुझे याद आई। अब थोड़ा मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। मीडिया के सामने क्या हो गया, उस समय कुछ किसी एक देवस्थान में ऐसा कुछ मामला आया था कि प्रसाद बनाने के लिए महिलाएं रखती है जाती थी ना, महिलाएं आकर के प्रसाद बनाने में सहयोग देती थी, या पेड़ के रूप में रखी होगी, भाई बहुत ज़्यादा प्रसाद होता है, वॉट एवर इट इज। उस समय थोड़ी पुरानी बात है वो, तो वो प्रसाद बनाते समय महिलाएं, कोई ऐसा तो कोई नहीं देखता, मगर एक बार जहाँ वहाँ जो मंदिर का प्रशासन है वहाँ कुछ बात ऐसी हो गई कि ध्यान में बात आई। अब बातों बातों में किसी ने किसी को कहा होगा, तो एक महिला जिसकी मंथली चल रही थी वो प्रसाद बनाने में शामिल हो गई। अब उसको या तो समझ करके उस दिन ड्यूटी पे नहीं आना चाहिए था, आई तो बोलना नहीं चाहिए था, वॉट एवर इट इज, मगर वो बात ऐसी चली कि ये करना चाहिए कि नहीं, मंथली में ऐसा करना चाहिए कि नहीं, भगवान की पूजा करना। मीडिया ने इतना उसकी चर्चा, और मुझे उसकी चर्चा के लिए बुलाया टीवी। मैंने कहा मैं ऐसी चर्चा में शामिल नहीं हूँगी। एक तो ये विषय इतना गहन गंभीर है, तुम उतनी गंभीरता से लेने वाले हो तो वैसी बातें करो ना कहीं ठीक ढंग से। अब उस मंदिर प्रशासन को जो निर्णय लेना ले लो, जिसको मानना माने, नहीं माने बात अलग है। अब इस पर से तुम बड़ी चर्चा करने जाओ, वही बात मैं उस समय तो गई नहीं। अभी एक कार्यक्रम में फिर वही बात कुछ आई, मैं तो आई थी महिला वर्ष जो है, महिला दिवस, अब फिर वहाँ तुम पूजा करना चाहिए कि नहीं, फिर ऐसा कर। अरे पहली बात तो मैंने कहा तुम्हारे मन में ये पवित्रता है कि जो आप मानो मंत्री की शुरुआत किसी महिला के, लड़की के जीवन में होती है, वो मातृत्व में वो परिवर्तन होने का एक ये है, क्या बोलते पद्धति शुरू हो गई, एक प्रक्रिया शुरू हो गई। बहुत बड़ी बात मानती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें चेंजेस होते हैं, शरीर में होते हैं, मन में होती है, कोई ऐसी तैसी नहीं। उसके बाद भी मैंने कहा कहीं ऐसा दिखेगा, किसी महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है, किसी महिलाओं को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, बहुत मस्ती से रहती। अब ये हर एक का अलग अलग स्वभाव है, हर एक के अलग अलग प्रकृति, जिसको जैसा लगे उसने करे।
कई लड़कियां खेलती भी हुए नहीं होती, हमें कुछ नहीं मालूम, हम खेल सकते हैं, वो जाने, उनके डॉक्टर जाने, उनके माता पिता जाने कितने कितना क्या। तुम मीडिया वाले क्या चर्चा करोगे इसमें? अरे ये समझने वाले काम सामाजिक लोग करें, परिवार वाले लोग समझाए। मगर ऐसा जब होता है ना तो मुझे मीडिया पे गुस्सा आता है बिल्कुल कि जायज। तुम क्यों इसकी और दुनिया भर चर्चा करोगे। मंदिरों में क्या होना, अब उल्टा हो रहा है ना कि मंदिरों के इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करे। क्यों हो रहा है बात? पर सामाजिक बातें हैं, वो समाज को करने दो, कुछ समाज को निर्णय होने दो। और उसके लिए प्रक्रिया है, उसके भी निर्णयों की। कई धार्मिक गुरु हैं, संत समागम होते हैं। अब उसको तुम केवल कथा का स्वरूप दो तो वो संत समागम नहीं होता है कि मेरे नाचने के लिए भजन गायक बुला लो, ये नहीं होता है। हर चीज़ को समाज के हर हिस्से ने समझना चाहिए। और इसलिए मैं मीडिया पर्सन, जिसको तुम कहते हैं मीडिया पर्सन, से इसलिए अपेक्षा करती हूँ, आपको कई जगह जाने का मौका मिलता है, कई लोगों से संवाद करने का मौका, कितना बड़ा भाग्य है। मगर थोड़ा अभ्यास करोगे, थोड़ा समझोगे समाज को, थोड़ा समझोगे अपने देश को, तो तुम्हारे प्रश्न भी अच्छे आ सकते हैं। मेरा गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो तब ऐसे फूटता है इस तरह। मगर ऐसा लगता है कि जब हम पत्रकारिता में काम करने आए, अब लोकमान्य तिलक जी का उस समय लिखा हुआ लेख अंग्रेजों के खिलाफ लोग आज भी याद करते हैं। आज भी पढ़ते हैं। पत्रकारिता तो उसको हम मानते हैं। राजेंद्र जी के 5 लेख लोग आज भी याद करते आज भी, हैं। बिल्कुल। ये इंदौर के उदाहरण दे रहे। मगर ऐसे पत्रकारिता क्या होती है, थोड़ा वो जब नहीं समझते हैं, और वो तुम आजकल काहे पे जाते हो, वो क्या होता है, सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप हो या सोशल मीडिया के टीआरपी बढ़ाने के लिए जाऊं, तो मैं तो टीआरपी के लिए हूँ नहीं, इसलिए मैं फिर बाजू हो जाती हूँ। तई एक आपका प्रिय सब्जेक्ट है माँ अहिल्या। मतलब इंदौर में जब भी कुछ होता है, माँ अहिल्या के नाम पे जब कुछ होता है तो ताई दिखती हैं, और सुनाई भी ये देता है कि ताई ने माँ अहिल्या के लिए ये किया। मैं भी आपसे आज यही जानना चाहता हूं कि ताई माँ अहिल्या के लिए इन दिनों क्या कर रही हैं? क्या कर, एक बात सही है, माँ अहिल्या मेरी आदर्श तो रही है, और वो आदर्श भी रही। मैंने केवल आदर्श ऐसा नहीं, मैंने उनका चरित्र का बहुत अध्ययन भी किया, और उससे लगने लगा कि बाकी भी महिलाएं श्रेष्ठ हैं, मगर इस महिला ने परिवार के भी संकट झेले हैं, व्यक्तिगत संकट झेले हैं, और फिर भी जब राज्य संभालने की बात आई तो ताकत से लड़ाई लड़ते समय लड़ाई भी लड़ी, मगर कम से कम लड़ाई लड़ते हुए ताकत से राज्य संभालना। उस जमाने में जब आसपास अनेक ऐसे राज्य थे, जो कई मुगलों का था, कई कुछ था, अंग्रेजों की छाया भी पड़ी थी। अब वो सब परिस्थिति में उस महिला ने, और वो लोक माता का ये दर्जा प्राप्त किया, तो इसलिए वो मेरे आदर्श है कि अगर राजनीति में काम करना है, सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, तो मेरे आदर्श। और सच बताऊं तो इसीलिए मैं आजकल राजनीति में कम ध्यान दे रही हूँ। इसका मतलब मेरा ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं, कम दे रही हूँ, और अब इस उम्र में ज़्यादा कर भी नहीं सकती। मगर एक ही बात मैं करती हूँ कि जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े तो अहिल्या माता पे बोलने के लिए जाती हूँ, उसका चरित्र ज़्यादा से ज़्यादा सामने। मगर कई सालों से एक बात ऐसी हो गई कि इंदौर में कई लोग आते हैं, या जो नई पीढ़ी आती है, जो केवल मोबाइल वाली है या बाकी कुछ गूगल माता को मानने वाली, इससे उसे है, मगर फिर मुझे प्रश्न करते हैं, आप बार बार अहिल्या बाई करती हो, क्या थी अहिल्या बाई, क्या किया उन्होंने ऐसा, इंदौर में क्या है। हम आए और हम देखे, लोग आपको अहिल्याबाई बोलते हैं, तो इधर में क्या है अहिल्याबाई का देखने। तो केवल राजवाड़े पे एक मूर्ति लगी और लोगों के मन की श्रद्धा, मगर लोगों के मन की श्रद्धा यहाँ जब कोई रहेगा तो दिखती है, मगर बाहर से आने वाले को या नए लड़कों को क्या हम दिखाए, लड़के लड़कियों को। तो मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात थी कि अहिल्या माता का एक स्मारक होना चाहिए।
और वो स्मारक ऐसा होना चाहिए जहाँ अहिल्याबाई का संपूर्ण चरित्र, एक प्रकार से ऐतिहासिक महत्व, उस समय की राजकीय परिस्थिति जिसमें अहिल्याबाई ने काम किया, ऐसी कई सारी चीज़ें ये लोगों के सामने आना चाहिए। अब आएगी तो कैसे अलग अलग प्रकार से आएगी, तो ऐसा एक हाथ स्मारक होना चाहिए, ये मेरे मन में बात थी। पहले तो राजनीति में होते ज़्यादा कर नहीं पाई, लेकिन जब राजनीति से अब घर बैठ गई, मतलब रिटायर हो गई, तो मन में आया अब वो बात करना चाहिए। और मैंने कोशिश शुरू की, मगर ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ा स्मारक बनाना तो जगह भी चाहिए उसमें। तो ऐसी जगह हमारे सरकार की इसमें हमें मिल गई। शिवराज सिंह जी की चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके सामने मैंने बात करी। तो पहले तो उन्होंने कहा ताई बना देते हैं। मैंने कहा नहीं, बना नहीं देते, बनाना हमें है, हम इंदौर के लोग। लेकिन और कैसे बनाना ये भी मेरी कल्पना है कुछ, मुझे मेरे कल्पना के अनुसार बना दे दो, आप एक ही सहयोग करो, मुझे जगह दे दो। तो उन्होंने 3 एकड़ की जगह हमें उपलब्ध कराई है, जो लालबाग के परिसर में है। उसके बाद हमने ट्रस्ट की स्थापना भी करी है। फिर अपने मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनको भी मालूम था ताई क्या करे, अब सरकार क्या करे। तो मैंने कहा अब सरकार कुछ नहीं करे, हम इंदौर के लोग बार बार बोलते हैं कि अहिल्या माता हमारी श्रद्धा स्थान, अहिल्या माता की पुण्याई पे इंदौर प्रगति करता है, इस बात की चर्चाएं होती है। बारिश नहीं हुई तो लोग बोलते हैं अरे अहिल्या माता का पुण्य खत्म तो नहीं हुआ। अरे उसका पुण्य कायम रखे, इसलिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना, पुण्य में बर्फ डालना पड़ती है ना घड़े में। और ये सब बातें मेरे मन में, तो मैंने सरकार को कहा कि ये बहुत बड़ा मैं मानती हूँ कि जिसमें आधुनिक तरीके से भी कुछ काम करना है, लेजर तो मला कोई भी चित्रकारी से भी करेंगे, म्यूरल्स में करेंगे, पूरी अहिल्याबाई का चरित्र लोगों के सामने लाना है। मगर मैंने कहा कि सरकार करेगी तो हम उससे अलग हो जाते हैं, हम केवल देखने जाएंगे। मुझे ऐसा स्मारक बनाना है कि जो इंदौर के लोग बनाए, इंदौर के लोग अपना योगदान दे, सहभागिता इंदौर वालों की होना चाहिए। हाँ, तो उसका जो खर्चा आना है वो हमने तय किया है, मैं इंदौर के लोगों से वो पैसे ले लूँगी। तो ऐसा लगेगा कि हमने बनाई हुई चीज़ हमारी अहिल्याबाई, ये भाव कायम रहना चाहिए। तो अभी मैंने सरकार को कहा है कि हम ट्रस्ट के लोग पहले ये कोशिश करेंगे कि हम इंदौर की जनता से धन संग्रह, जो अगर 50 लाख दे सकता है तो 50 लाख दे, जो 50 रुपये देता है वो 50 रुपये दे, मगर इंदौर की जनता का सहयोग लेके हम वो स्मारक, क्योंकि करोड़ों रुपया उसमें खर्च होगा, मगर एक ऐसी कल्पना करके काम करना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, लोग देने को तैयार, मुझे आते हैं फ़ोन, बोलते हैं ताई हम सहयोग करें, क्या करें बोलो। इतिहासकार उसमें लगेंगे हमें कि जो पूरा डिटेल इतिहास निकाले। कलाकार लोग बोलते हैं कि ताई हम क्या करें बता दो, हम भी करेंगे कुछ काम। तो इंदौर की जनता सहयोग दे रही, ये एक बड़ा काम मैंने हाथ में लिया। और इसलिए एक प्रकार से राजनीति बाकी सब चीज़ों से मैं थोड़ी अलग हूँ, और भगवान को प्रार्थना रोज करती हूँ कि भगवान कम से कम इस बात की कुछ शुरुआत हो जाए, एक पेज भी बन जाए, इतनी उम्र मुझे देना, 2-4 साल चले, मगर ये काम हो के कि बाहर से लोग जो आते हैं, महाकाल जाएंगे, ओंकारेश्वर जाएंगे, इंदौर में मुकाम करेंगे, तो इंदौर में भी उनको अहिल्या माता का चरित्र देखने के लिए मिले, समझने के लिए मिले, इंदौर की नई पीढ़ी को मिले। इस इच्छा से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। अब देखो उसमें क्या कर सकती हूँ। पर आप 2-4 साल क्यों मांगती हो ईश्वर से? अभी तो आप यंग हैं, अभी तो आप बढ़िया काम कर रही हैं, फिर आप ऐसा क्यों सोचती, ऐसा भाव क्यों आता आपके मन में? जब ये बात एक तरफ तो आप बोलते हो कि पूरे इंदौर से इकट्ठा करके मुझे अहिल्या स्मारक बनाना है, फिर आप प्रभु से प्रार्थना करते 2-4 साल और। अरे आपको बहुत कुछ करना है अभी। अरे 2-4 साल और चलती फिरती रहूं ना मैं? बिल्कुल रहोगे आप। आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि ताई जो है चल फिर नहीं सकती? ताई ने एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया, वो तो होगा।
तो आप जैसे लोग बोल रहे हैं तो होगा, और ऐसे लोग मिल रहे हैं। ताई मैं ये तो मानता ताकत आप हूँ हो। ये एक बहुत बड़ा जिम्मा, बहुत बड़ा बेड़ा है, पर मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि, और आपकी सोच को भी, कि वाकई में माँ अहिल्या को लेकर के स्मारक बनना चाहिए। बनना चाहिए। और मैं इंदौर की जनता से भी अपील करूंगा, और मैं सहभागिता के लिए भी अपील करूंगा कि इंदौर की जनता उसमें सहभागिता बने, प्रदेश के लोग भी सहभागिता अपनी रखें उसमें, क्योंकि ये ताई का एजेंडा नहीं है, ये नहीं। माँ अहिल्या का मामला है। ये बात सही है। मैं ये ये मानता मेरा हूं, और एजेंडा मैं ये आपको ये नहीं। आश्वस्त भी करता हूं ताई कि ये- हमारे ओर से इस मामले में, इस स्मारक में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। हम इसका प्रयास करेंगे कि मां अहिल्या का स्मारक की चर्चा पूरे देश में हो, इंदौर और प्रदेश में ना हो। मैं एक बात आपको बताऊं, भूल गई कि इसकी चर्चा मोदी जी के पास भी हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने अभी अहिल्या माता का ये लगाया है, स्टैचू लगाया है वाराणसी में, आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल लगा। और तब उन्होंने मुझे बोला था, सुमित्रा ताई लगाया अहिल्या बाई का स्टैचू, क्योंकि पार्लियामेंट में जो स्टैचू है वो उन्हें देख चुके हैं, तो वो बहुत मानते हैं। बोले देखो मैंने लगाया, तब मैंने उनको कहा हम भी ये ऐसा कर रहे। बोले मैं क्या करूं, बिल्कुल अच्छा सा बनाएंगे, सब आधुनिक तरीके से भी बनाएंगे। तो बोले आप बोलो मैं करूँगा उसमें। मैंने कहा अभी नहीं, हमारा मुख्यमंत्री भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, मैं दोनों को कह रही हूँ, पहले हम इंदौर वासियों को कुछ करने दो। बोले ज़रूर। और जो भी उन्होंने भी कहा कि मैं क्या करूँ, क्या सहयोग करूँ। मैंने कहा नहीं, अभी हम इंदौर के लोग करके दिखाएं। हम हमारी मानते हैं ना हम कि इंदौर अहिल्याबाई का, तो इंदौर अहिल्याबाई का तो इंदौर करेगा पहले। तो ये है इच्छा, और आप जैसे नौजवान साथ में आ जाए तो क्या कमी है, सब हो जाएगा। ताई बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप भी सब याद रखिए, अहिल्या स्मारक सिर्फ ताई का सपना नहीं है, ये इंदौर का सपना है, ये प्रदेश का सपना है, ये देश का सपना है, ये मोदी जी का सपना है, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी सपना है। इसमें सहभागिता हम सबको रखना पड़ेगी। और हम ये मानते हैं कि जैसे इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में है, वैसे ही मां अहिल्या की स्मारक इस देश में भी नंबर 1 होगी। बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज़। जी।